हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीजीसीएल का जो एग्जाम आया है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में, कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी रखें जिससे हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। अब हो सकता है कि हमने पहले कभी एमपीपीजीएल के किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर को देखा हो या ना देखा हो, या फिर हमारी प्रिपरेशन उतनी लेवल की है या नहीं है। उन सभी के लिए मैं टॉपिक वाइज या फिर कैटेगरी वाइज बता पाऊंगा कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को रख सकते हैं इस एग्जाम के लिए, जो कि अभी इसका नोटिफिकेशन आया है। अभी तो फॉर्म फिलिंग चल रही है। 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट आपका इसका एग्जाम होने वाला है। आप ये मान के चलिए कि 3 मंथ में इसका एग्जाम हो जाएगा। 90 डेज में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, तो उसी के बारे में आज हम इसमें बात करने वाले हैं। तो जैसे अगर आप देखो, मैं अगर बात करूं कि अगर हमारे पास जितनी भी वैकेंसीज है, लगभग 25 वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल की, आउट ऑफ 42 वैकेंसीज में से जो ऑलमोस्ट 25 वैकेंसी है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल की है। उसमें भी कैटेगरी डिवाइज है, जनरल की 7 है, ओबीसी की 7 है, एससी एसटी कुछ 5 6 है, ठीक है ना। तो मैं इसका एक कैटेगरी नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि जब एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, उनमें से कौन सी कैटेगरी से, मतलब किस टाइप के स्टूडेंट से कितने लोग सिलेक्ट होंगे। मैं उस कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी गिवन है इन नोटिफिकेशन। मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूं जिसमें अभी स्टूडेंट लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने एक अपना एक कैटेगरी बनाया है यहाँ पे, वो आप सभी लोग देखिएगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। जो आज की डेट में यहाँ पे एग्जाम लिखने वाले हैं, है ना, उसमें कितने कैटेगरी टाइप के स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट है। तो एक तो मेरे ख्याल से लगता है कैटेगरी नंबर 1, जिसको मैं बोलता हूँ कि बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके पिछले वाले एग्जाम में या तो सेलेक्ट हो गए हैं, या फिर किसी छोटी पोस्ट पे हैं, या फिर उनका कट ऑफ 1 2 नंबर से रह गया, या फिर इंटरव्यू में कहीं बाहर हो गए हैं, या कभी मेडिकल में बाहर हो गए। मतलब इनकी प्रिपरेशन तगड़े की है ना। और ये बिल्कुल रॉक करने वाले इस एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो मेरा मानना है ऑलमोस्ट आज की डेट में जैसे 100, अगर हम बोले ना 100% अगर सिलेक्शन होते हैं तो उसमें लगभग 40% तो इस कैटेगरी से बच्चे होंगे, है ना। जो 25 पोस्ट हैं, उस 25 पोस्ट में से 40% सीट्स तो ये लोग ले ही जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में इतना इनका एग्जाम भी पहले क्वालिफाई कर चुके हैं, है ना, या फिर किसी में वेटिंग में था इनका नाम। तो ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंस भी है, प्रिपरेशन भी है, सब कुछ है। बस इनका लक नहीं बैठा लास्ट एग्जाम में। तो जो कि आप ना ये फिट कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 25 में से 40% सीट तो ये ले ही जाएंगे। फिर एक दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि पहले, है ना, या फिर 1 साल या अभी सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं किसी भी रेपुटेटेड कोचिंग से या ऑनलाइन कोचिंग से या खुद से, अपना पूरा सिलेबस कंटिन्यू कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा सिलेबस जितना भी इलेक्ट्रिकल का है पूरा पढ़ चुके हैं, टेक नॉन टेक सब कुछ पढ़ चुके हैं। बट 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 जो रहता ना कि बट क्वेश्चन नहीं बनते, बट कॉन्फिडेंस नहीं आता, बट चीजें भूल जाता हूँ। तो वो सारे जो चीजें हैं वो उनको मैं कैटेगरी नंबर 2 पे रखता हूँ। तो मैं इनके लिए भी बात करूँ कैसे आप इनको प्रिपेयर करना है। अगर आपको इस 40% में आना है कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स को, तो उनको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में बात करेंगे। कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए क्या प्लान कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। फिर मैंने एक थर्ड कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड करी है, स्टडीड हाफ सिलेबस दैट टू नॉट मच सीरियसली। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि पहले किसी कोचिंग में पढ़े होंगे, आधा पढ़े हैं फिर छोड़ दिए, मन नहीं लगा, या फिर डर लग गया एग्जाम से तो पहले ही छोड़ दी प्रिपरेशन। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी जे की तैयारी करना स्टार्ट किए, 5 6 महीने पहले पढ़े, और जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आया इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ कि एग्जाम के प्रश्नों पे छोड़ दिए, एग्जाम देने भी नहीं गया, ठीक है ना। और अभी सोच रहे हैं कि एमपीपीएसएल एग्जाम को हमको तैयार करना है। तो क्या ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बट रेशियो थोड़ा सा कम है। 20% लोग 100% वैकेंसी में से 20% ये भी लोग लेके जाएंगे एक बेटर स्ट्रेटजी के साथ। तो उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी वो भी हम लोग बात करेंगे। सेकंड कैटेगरी से ऑलमोस्ट जो लोग पहले सिलेबस पढ़ चुके हैं, बस कॉन्फिडेंस नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, चीजें भूल जाते हैं,
वो लोग भी सीट लेके जाएंगे ऑलमोस्ट 30%। तो आपको क्या करना है, आप ये समझना, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे कैटेगरी 1 में, है ना, उनमें से 40% का ही सिलेक्शन हो रहा है, रिमेनिंग 60% कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, है ना। गलती क्या कर रहे हैं, जो उनने लास्ट एग्जाम में करा था वो फीस एग्जाम में करने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी गलतियों को सुधार ही नहीं रहे हैं, है ना। तो इनके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। जो सबसे लास्ट में रहता है ना, सबका एम रहता है कि भाई हमको एग्जाम तो क्वालिफाई करना है, बट बनता कुछ भी नहीं, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो आते हैं, कम्स फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, डोंट रिमेंबर एनीथिंग, मतलब कि ये मान के चलिए कि इंजीनियरिंग कर ली है ना, कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं करी, सिलेबस पता, सब्जेक्ट पता है कि भाई नेटवर्क मेजरमेंट कंट्रोल सिग्नल डिजिटल टाइप के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, बट हमने पहले कभी इंजीनियरिंग में पढ़ा था, वो पढ़ के एग्जाम दिया था, लेकिन क्या करें अभी इस एग्जाम के लिए क्या करें। तो इनमें से भी कुछ लोग का सिलेक्शन हो सकते हैं एक बेटर प्लानिंग के साथ। बहुत देखो, अगर मैं बात करूं 100% लोग इसमें, तो सिर्फ 10% का ही सिलेक्शन होगा, 90% रिजेक्ट होने वाले हैं। लेकिन हाँ, जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे, जो रिजेक्ट होंगे, वो अपनी आगे आने वाली किसी वैकेंसी के लिए कैटेगरी 4 से कैटेगरी 3 में आ सकते हैं, है ना, और कैटेगरी 3 से कैटेगरी 2 में जा सकते हैं, और कैटेगरी 1 पे पहुंच सकते हैं। हाँ, तो एक तरीके से जो भी कैटेगरी 4 में प्रिपरेशन तैयारी तैयार करेंगे ना, वो ये तो इस 10% में भी जा सकते हैं, मतलब सिलेक्शन के चांसेस भी हैं। अगर नहीं भी है, एटलीस्ट वो फोर्थ से थर्ड में स्विच तो कर सकता है, और जो थर्ड में जाए तभी तो सेकंड में जाएंगे, और तभी तो फर्स्ट में आएंगे, है ना, और सभी में डायरेक्टली सिलेक्शन के चांसेस भी हैं। तो चलिए मैं पहले बात करता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि जो पहले सिलेबस पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, बट एक दो नंबर रह जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ चीजें उनको परेशान कर जाती है एग्जाम में। उनके लिए क्या स्ट्रेटजी हमको रखना है, वो हम बात करते हैं पहले। तो यहां पे रखा है मैंने स्ट्रेटजी फॉर कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीटेड सिलेबस इन अ गुड वे। तो देखो, आप किसी भी पिछले एग्जाम में तैयारी किए हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, तो आप अपनी वीकनेस पे ढूंढ भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, है ना, कि ऐसी कौन सी चीजें मैं और कर लूं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आपको ये भी समझना होगा कि किसी भी एग्जाम में नंबर ऑफ सीट तो लिमिटेड ही होती है ना, तो ऐसा नहीं कि आप इसमें कोई कमी थी। बात यह है कि आपको लक नहीं बैठा उस बार आपका, तो इस बार अपना लक पे आपको आपका हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये कि जब अपनी मिस्टेक ढूंढते हो ना आप, तो क्या करते हो, बहुत सारे अननेसेसरी टेलीग्राम चैनल्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को आप फॉलो करते हो, है ना, और बहुत ही अननेसेसरी पीडीएफ कलेक्ट कर लेते हो। आपको लगता है कि आपने जो पढ़ा वो सफिशियंट नहीं है, ऐसा नहीं है, आप जो पढ़े हो सफिशियंट है, बट एक आध दो नंबर से आगे पीछे रह गया, एक नंबर आपके ज्यादा होते तो आपका सिलेक्शन हो जाता, है ना। तो आपको इतनी वीकनेस पे काम भी नहीं कर लेना है कि आप हर एक टेलीग्राम को फॉलो कर रहे हो, हर एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, और कर क्या रहे हो आप, सभी के पीडीएफ ढूंढ रहे हो, सभी के पीडीएफ कलेक्ट कर लिया, अंकित सर के पीडीएफ ले लिया, किसी दूसरे सर के पीडीएफ को ले लिया, इनको ले लिया, इनको ले लिया, और सबको पढ़ रहे हैं। उससे क्या होगा कि आप सिलेक्शन से और दूर हो जाओगे, है ना। तो पहली चीज तो आपको ये करना है, डू नॉट कलेक्ट अननेसेसरी डेटा, चीजों को ज्यादा इकट्ठा मत करो, जितनी आपके पास है उन्हीं को अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, जो आपने लास्ट एग्जाम में तैयारी करी थी वैसे इसकी भी तैयारी करो, है ना, क्योंकि लास्ट एग्जाम में आप एक दो नंबर से रह गए थे ना, तो इसमें आप भी थोड़ा सा एक दो नंबर पे ही गैप होना चाहिए, या फिर हो ही जाना चाहिए सिलेक्शन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप और ज्यादा गैप को ज्यादा करो। दूसरा चीज जो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि जितने भी कैटेगरी 1 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनको एक काम और करना है कि यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे बहुत से लोग अपना अपना नॉलेज दे रहे हैं, है ना, तो आपको उसको कंज्यूम नहीं करने लग जाना है। आपको ऑलरेडी चीजें आती हैं, है ना, आपको नेटवर्क आता है, नेटवर्क के क्वेश्चन लगाना आता है, आपसे आपको ट्रांजेंट आता है, आपसे सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हो आप कि आपका सिलेक्शन है, तो आप उसी टॉपिक को किसी अदर फैकल्टी से पढ़ रहे हो, के साथ कुछ और मिल जाए, तो वो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से जो भी चीजें फ्री मिल रही ना आपको, वो आपके लिए हमेशा अच्छी नहीं होती। यहाँ पे लिखा है मैंने, एवरीथिंग फ्री इज नॉट गुड। जो भी आपको चीजें फ्री में मिल रही हैं, वो जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छी ही हो, ठीक है ना। तो इस चीज पे आपको सोचना है, समझना है। तीसरा है, फोकस ऑन 25 नॉन टेक पार्ट। जो भी इस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होंगे, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इनमें से टेक्निकल में आप तो फोड़ दोगे बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि आपका तैयारी बहुत अच्छे से। आपको 25 के जो नॉन टेक पार्ट है ना, उस पर फोकस करना है कि वो 25 क्वेश्चंस कहां से बनने वाले हैं, है ना।
तो आपका जो 1-2 नंबर का जो गैप था ना, वो ये पार्ट फिल कर सकता है ना। अगर आप इस पे काम कर लोगे तो ये आपका 1 से 2 नंबर का जो गैप था वो यहाँ पे कवर कर लेगा। फोर्थ जो मेरा स्ट्रेटजी होगा वो क्या है, डू नॉट जज फ्रॉम टेस्ट सीरीज। जनरली होता है क्या है, आज के डेट में इतनी सारी कोचिंग्स है ना, कि कोई भी एग्जाम आता है, एग्जाम तो बाद में आता है, पहले टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देते हैं, है ना। अब जैसे मान लो टेस्ट सीरीज इसकी लॉन्च की गई है ना, तो अब ये समझना होगा क्या है यहाँ पे, कि पहली बात तो ये जो एग्जाम हो रहा है ये ऐसा नहीं कि हर साल होता हो, ये तो पहली बार अभी हो रहा है ना, लगभग कितने सालों बाद अभी हो रहा है एग्जाम। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसका लेवल ना तो मुझे पता है, और ना जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं ना उनको पता है। और जनरली जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। मैंने भी पहले कहीं ना कहीं देखा है, लोगों को जाना है, समझा है कि जनरली जो टेस्ट सीरीज में काम होता है ना उतना सीरियसली नहीं होता। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि जैसे कुछ रेपुटेटेड कोचिंग है, जैसे ईएससी की है, गेट की है, जो हर साल एक पर्टिकुलर डेट को एग्जाम होता है ना, उन लोग बहुत काम करते हैं टेस्ट सीरीज पे। इस प्रकार का एग्जाम जैसे एमपीपीजीएसएल है, एक आज नोटिफिकेशन आया, कल पता नहीं था कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, है ना, 2 महीने में एग्जाम हो जाना है। तो कोई भी कोचिंग इतना ज्यादा टेस्ट सीरीज पे काम नहीं कर सकती है ना। वो जनरली प्रीवियस क्वेश्चन से ही कहीं से क्वेश्चन उठा के आपके सामने रख देंगे, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि बताने के लिए कि भाई हमारी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, आप तैयारी किए हैं कहीं से, अच्छी आपका अच्छी प्रिपरेशन है, आप पेपर दे रहे हैं, आपके 100 में से 80 नंबर ही है, 70 नंबर ही है, तो आपको लगता है कितने अच्छे टेस्ट थे यार। टेस्ट अच्छा नहीं था, क्वेश्चन इरेलीवेंट थे, है ना। तो आपको ऐसी चीजों से ही बच के रहना है कि अगर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने की नहीं कर रहा हूं मैं, दे सकते हैं जहां भी देना हो आपको, लेकिन वहां का अगर आपका खराब रिजल्ट आता है तो उससे ये मत जज करिएगा कि मेरी प्रिपरेशन में कहीं पे कमी है, ठीक है ना। उसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन है वो इररिलेवेंट टॉपिक से भी हो सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस से है ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप उन इररिलेवेंट टॉपिक को बिल्कुल पढ़ने लग जाओ। तो ये एक चीज है जो कि आपको ध्यान में रखना है। एक जो लास्ट पॉइंट है वो ऑप्शनल है, वो है एक रिवीजन बूस्टर। रिवीजन बूस्टर क्या है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे वो जानते होंगे कि अमर ज्योति प्राइम ऐप पे मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था 99 रुपीज का, लाइफ टाइम वैलिडिटी। उसका नाम था रिवीजन बूस्टर। उसका काम क्या है कि जब आपकी पूरी, जब आपका प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट हो गया, एग्जाम होने के 15 दिन पहले, जैसे आपका ये है ना, आप जो स्टूडेंट्स हो, एग्जाम होने के 15 दिन पहले आप इस कोर्स को परचेज करना, या फिर अभी भी परचेज कर सकते हो, लेकिन अभी देखना नहीं, अभी आप इसको परचेज करना, और एग्जाम के 15 दिन पहले 5 दिन का टाइम निकाल के इसको पढ़ लेना, है ना। ऑलमोस्ट मैंने इसमें क्या कराया, एक सब्जेक्ट का रिवीजन लगभग 3 से 4 घंटे में, है ना। आप इसको ऐसा समझिए कि ये लाइफ सेविंग मेडिसिन टाइप का है ना, कि वैक्सीनेशन टाइप का है। आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा बढ़ा देगा, मतलब कि एग्जाम जब देने आप जाओगे ना, अगर आप इसके एक बार वीडियोस देख लोगे तो आपको एग्जाम टाइम पे ये फील हो कि हाँ आपसे सारी चीजें बनती है, ठीक है ना, ऑलरेडी बनती है ना, आपको फील बस और दिला रहा है ना। इस कोर्स को पढ़ लोगे, हर एक सब्जेक्ट के हर एक फॉर्मूले को बहुत आराम से एक्सप्लेन किया मैंने 3 से 4 घंटे में। 5 दिन का टाइम निकाल लोगे, 12 से 13 सब्जेक्ट जितने भी हैं सबका रिवीजन एक साथ हो जाएगा, ठीक है। और आपसे बनता तो ऑलरेडी था, है ना, आप तो वैसे भी इसी कैटेगरी में आ रहे हो, बनता आपसे ऑलरेडी है, बस आपको एग्जाम के पहले डर लगता है ना लोगों को कि मैं भूल चुका हूँ, वो चीज नहीं होगी, वो चीज यहाँ से आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ये फील रहेगा कि हाँ भाई सारी चीजें बनती है, ठीक है। तो ये एक मैंने पहला आपका स्ट्रेटजी बताया है ना। इसको आप लोग फॉलो कर भी सकते हो, या फिर नहीं करना है तो आप अपना खुद का भी कुछ बना सकते हो, जैसा भी आपको लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हो। बात करते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट कैटेगरी पे, जिनका क्या है, स्टडीड ऑल सब्जेक्ट एटलीस्ट वंस बट। यहाँ पे लिखा ना बट, मतलब कि ये हमारे कैटेगरी 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, जो कि पहले किसी भी रेपुटेटेड कोचिंग से या ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर चुके हैं, पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है, टेक पूरा पढ़ा है, नॉन टेक पूरा पढ़ा है, पूरे नोट्स बनाए हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन ना होने के उनको खुद रीजन पता है, वो बोल रहे हैं ना बट। इनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी वो बात करते हैं। सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है आप लोगों के लिए, आप एक पेन कॉपी लो और लिस्ट डाउन करो वो कौन से बट है। लिस्ट डाउन ऑल योर बट, मतलब कि प्रिपरेशन तो कर लिया बट क्वेश्चन नहीं बनते, देख लो क्वेश्चन नहीं बनते। दूसरा, भूल जाता हूं। तीसरा, कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आते तो वो हिट कर लो। तो जितनी भी आपके सामने समस्याएं हैं उनको पहले नोट डाउन कर लो। उसके बाद आपने तो ऑलरेडी नोट सब कुछ बना रखा, बना के रखा, सब कुछ पढ़ा आपने, ठीक है ना।
आपने सारे वर्ड को पढ़ लिया, नोट डाउन कर लिया। उसके बाद सेकंड काम करना क्या है, आप किसी भी एक इलेक्ट्रिकल मेंटर को ढूंढो, किसी इलेक्ट्रिकल फैकल्टी को ढूंढो और उससे गाइडेंस लो। यहाँ पे लिखा ना मैंने, टेक प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम मेंटर्स नॉट कोर्स। आज की डेट में आप किसी भी फैकल्टी के पास जाओगे, बात नहीं होगी तुरंत आपको एक कोर्स पकड़ा देगी कि आप एक कोर्स पकड़ो, इससे पढ़ लेना। तो आपको वो नहीं करना है। आप किसी फैकल्टी के पास जाओ, आधे घंटे का समय लो, 15 मिनट का टाइम लो, उनको कुछ पेमेंट हो तो पेमेंट भी कर दो कि लो ये इतना ले लो। जनरली मेरे ख्याल से कोई भी इतना पेमेंट आपसे नहीं मांगेगा, ठीक है ना, आधे घंटे के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करो कि टाइम लेके उनसे कुछ गाइडेंस हो, सर मेरी ये वीकनेस है, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, मेरे पास ये कुछ चीजें हैं, समझ में नहीं आ रही क्या करूँ। तो वो आपको गाइड कर देंगे। उनका कोर्स मत लीजिए कि अब आप उनका गाइडेंस ले रहे हैं तो आप उनके कोर्स को पूरा पढ़ रहे हैं, 500-600 घंटे का कोर्स पढ़ रहे हैं। आपने तो ऑलरेडी नोट्स बनाए हैं ना, उसी में से पढ़िए, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आते हैं या फिर वहां से बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है, वो इनसे पूछ लीजिए, समझ लीजिए, या किसी और से ही पूछ लीजिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अभी 3 महीने का टाइम है, तो कोर्स में वेस्ट मत करिए कि आप पूरा कोर्स ही पढ़ने लग गए, है ना। तो अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा जो मुझे लगता है कि अगर आप लोग यहाँ पे बोल रहे हो ना कि आपने पूरा पढ़ लिया है बट सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो ये होता है कि आप लोग थ्योरी तो अच्छे से पढ़ चुके हो, समझ में भी आती है, लेकिन क्वेश्चन की उतनी प्रैक्टिस नहीं है। अभी आपके पास टाइम है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो। और एक ऑप्शनल वो चीज जो मैंने कैटेगरी 1 के लिए बताया था लास्ट में, रिवीजन बूस्टर, सही लगे तो कर लेना। लेकिन आप लोग थोड़ा सा पहले, जैसे कि कैटेगरी 1 वालों के लिए मैंने 15 दिन का टाइम बोला था, 15 दिन पहले उसको परचेज करना है। आप लोग 1 महीने पहले कर सकते हो, क्योंकि एक बार 2 बार देख लेना आप उसको, ऐसा करके, है ना। फिर बात करते हैं कैटेगरी 3, मतलब जिनका पढ़ तो आधा सिलेबस लिया उन्होंने, ऑलमोस्ट आधा सिलेबस पढ़ा है, किसी भी कोचिंग वगैरह में, पूरा कोचिंग में नहीं गए हैं, कोचिंग बीच में ड्रॉप कर दी, मजा नहीं आया, कोचिंग में समझ में नहीं आया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उनके लिए। अब इनको सिलेक्शन लेना है, वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। सबसे पहला जो चीज मैं बोलूंगा ना, वो ये है कि आप पहले प्लान बनाओ। आप वर्किंग हो तो कितना टाइम निकाल सकते हो, अगर आप नॉन वर्किंग हो तो आप कितना टाइम दे सकते हो। पूरा एक प्लान बना लो कि भाई आज ये डेट है, 3 महीने बाद एग्जाम अगर होना है, इतने दिन का टाइम है, इतने सब्जेक्ट है, इतना पढ़ पाऊंगा, इस सब्जेक्ट को छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना कि जरूरी नहीं कि पूरा पढ़ के जाओ, है ना। आप ये मान के चलिए कि आपको 100 में से 90 नंबर भी आ गए ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। 10 नंबर छोड़ दो, बट 90 मार्क्स को अच्छे से लेके आना है। तो अगर कोई सब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ रहा है इस ऐसी कैटेगरी में, तो छोड़ सकते हो, लेकिन जो कर रहे हो वो बहुत अच्छे से करना है। तो ये आपको प्लान करना पहले, है ना, पैटर्न देख के कि भाई मुझे लगता है ना कि एमपी पीजीसीएल है, पावर सिस्टम बहुत आएगा, उसको तो मैं कर ही लूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है कि यार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगा, तो उसको कर लूंगा मैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या सिग्नल सिस्टम तो नहीं आएगा इसमें, है ना। आ सकता है, नहीं आ सकता, वो अलग बात है। आपको इस कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो उसको फिर बाद में करना, ये भी छोड़ ही देना, अगर नहीं मिलता टाइम तो उसको छोड़ सकते हो। लेकिन प्लानिंग होनी चाहिए उसकी, है ना, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, अभी सोचना पड़ेगा। दूसरा है विदाउट एनी डिले किसी का कोर्स ले लो, है ना, किसी भी कोचिंग का जो भी आपको समझ में आए उनके। और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो कि लगे हैं बिल्कुल डेमो लेक्चर देखने में, है ना, टाइम इतना ज्यादा है भी नहीं। तो जहां पे भी आपको लगे तुरंत कोर्स लो और पढ़ाई शुरू करो, जो भी आपने प्लान किया उसके अकॉर्डिंगली, कि किसको छोड़ना है किसको करना है, वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। तीसरा क्या है, आपको, क्योंकि आप थोड़ा सा रेस में पीछे हो ना सभी लोगों से, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 से, तो थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो लिखा मैंने मोर फोकस, ज्यादा फोकस मत करना है, हार्ड वर्क करना है और प्रोसेस पे काम करना है ना, कि जो भी आप कर रहे हो उसको एंजॉय कर पाओ, जिससे चीजें चलती रहे। ऐसा नहीं कि आज आपने दिन में 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ लिए, कल सिर्फ आधे घंटे पढ़ा, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए, प्रोसेस पे काम होना चाहिए। कुछ टिप्स हैं आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि आपने हाफ सिलेबस पढ़ लिया, पूरा नहीं पढ़ पाए, है ना, आधा सिलेबस बचा है। तो इसमें मुझे लगता है कुछ चीजों में आप गड़बड़ी कर रहे होगे। वो है पहला,
डोंट स्ट्रेक ऑन सिंगल सब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट बहुत पसंद आ जाता है या कोई फैकल्टी बहुत पसंद आ जाता है, तो वो एक ही सब्जेक्ट में फंस जाते हैं। वो नहीं करना है। जैसे किसी को मशीन समझ में आ रही है ना, मशीन पढ़ रहे हैं, इतना टीचर पसंद आया कि मशीन मशीन पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं करना है ना। आपको सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए नंबर निकालने हैं वहां से, ठीक है। तो आपको किसी एक सिंगल सब्जेक्ट पे, या तो किसी सब्जेक्ट से बिल्कुल प्यार हो गया तो उस पर फंस जाओ, या तो अभी नहीं करना है, या कोई सब्जेक्ट ज्यादा परेशान भी कर रहा है तब भी उसमें नहीं फंसना है ना। अगर कोई सब्जेक्ट परेशान कर तो भी उसको छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो स्ट्रेक करने होने वाला काम आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है ना, फंसना नहीं। दूसरा जो आपके पास टिप्स है, लर्न इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उनको कर लो। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले बताया भी था, जैसे मान लीजिए नेटवर्क एनालिसिस है ना, या फिर आपका मेजरमेंट है। मेजरमेंट में ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मतलब बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, ट्रांसड्यूसर, बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इस पूरे मेजरमेंट में टोटल 30 टॉपिक्स है। 30 टॉपिक्स। एक टॉपिक को 10 मिनट का टाइम दोगे, 300 मिनट में पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। मतलब पूरे टॉपिक को मत पढ़ो पहले, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। जैसे जो लोग मेजरमेंट जानते होंगे, 2 वॉट मीटर मेथड, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वहां से। 10 मिनट का टाइम लेके पढ़ लो पहले उसको। पीएमएमसी पढ़ लो, एमआई पढ़ लो, ईडीएम पढ़ लो, है ना। मतलब इनको एक शॉर्ट टाइप में पढ़ लो। मतलब क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ो। ये मत पढ़ो मेजरमेंट क्या कहलाता है, मेजरमेंट के 4 टाइप होते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पूरी डेफिनेशन लिख रहे हो, पढ़ रहे हो। वो क्योंकि कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ स्टडी, उस पर काम नहीं करना। वैसा ही करोगे तो फिर आपका 90s में 21 हो पाएगा फिर, है ना। तो वो नहीं करना है आपको। टॉपिक वाइज स्विच करो। मेजरमेंट में किसी फैकल्टी से या किसी अपने फ्रेंड से पूछ लो कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर कोई नहीं बताता है तो खुद से पता कर लो। प्रीवियस ईयर बुक आपके पास है, किसी भी एग्जाम का निकाल लो, वहां से कर लो, है ना। तीसरा जो चीज है वो है मोटिवेट योरसेल्फ। ये तो सभी को करना है, मोटिवेट करते रहो। इनको थोड़ा ज्यादा करना है क्योंकि भाई आपके पास तो बहुत बड़ी जर्नी है। पहले सिर्फ को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, फिर भूलोगे तो रिवाइज भी करना है। तो बीच में अपने आप को मोटिवेट करते रहो कि हाँ आप कर सकते हो। और यहाँ पे बोल इसका भी लिखा मैंने, रिवीजन बूस्टर को तो आपके लिए तो मस्ट ही है कि आपको लेना ही चाहिए। क्योंकि एग्जाम, क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना तभी आपको 90 डेज में हाफ सिलेबस कंप्लीट करना है, और हाफ सिलेबस के बाद उनको रिवाइज भी करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट भी लगाना है। इतना होते होते जब एग्जाम की डेट आती है ना, तो अच्छे अच्छे लगता है उसको कुछ नहीं बनता। तो आपको तो ये फील आएगा ही कुछ नहीं बनता। तो इसको लेके एक बार ट्राई करना, है ना। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन करके देख लेना। जब इतना कुछ कर रहे हो तो इसका भी कर लेना। कितना 99 रुपीज का तो कॉस्ट है ना, 99 रुपीज का कॉस्ट है। तो ये भी करके देख लेना, शायद कुछ काम कर जाए, ठीक है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट कैटेगरी 3 वालों के लिए बताया, ठीक है ना। कैटेगरी 4 इनके लिए बड़ा दिक्कत है यार, है ना। बड़ा दिक्कत क्यों है, क्योंकि आप सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो, कुछ नहीं बनता आपसे। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी भी दिखती है साथ, उसमें भी लगे रहिए। लेकिन अगर आपको यही है कि यही करना है, तो भाई कोई कोर्स लो तुरंत, आज ही कोई भी कोर्स ले लो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन नहीं होगा, मेहनत करोगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप उन 40% वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट में भी आ सकते हो, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई कोर्स लो, है ना। ये मान के चलो कि प्रॉपर वर्क करो, ज़्यादा टाइम दो, और ये मान के चलो कि हाँ आप एग्जाम के पहले पहले सब कुछ कवर कर लेंगे। और एग्जाम का भी ये तो मैं बोल रहा हूँ कि 3 महीने में हो जाएगा, हो सकता है 5 महीने में हो, है ना। तो आपके लिए बराबर टाइम हो जाएगा, है ना। हो सकता है एग्जाम में कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम अभी 3 महीने में हो ही जाएगा। हम लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एमपीपीएसएल जनरली 3 मंथ्स में एग्जाम ले लेते हैं, है ना। तो आपको कोई कोर्स लेना है, चीजों को सिंपल बना के रखना, 10 चीजें 10-12 जगह मत जाओ, क्योंकि ऑलरेडी आपके सामने बहुत बड़ी पहाड़ रखा है ना। तो 2-3 पहाड़ तरफ मत देखो, एक ही तरफ देखो, एक ही को किसी एक को फॉलो करो, है ना। और चीजों को सिंपल बना के रखो। लर्न इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले कर लो उनको। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन लोगों के लिए, क्योंकि आपको तो इतना पता है कि इतना कम टाइम में पूरा पढ़ पाना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो आप लोग टॉपिक वाइज ही पढ़ रहे हो, कुछ टॉपिक सिलेक्ट कर रहे होगे। तो एक पेन कॉपी में ये लिखते जाना
कि अभी तक आपने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए, है ना, क्योंकि जो इसके पहले वाले स्टूडेंट्स बताए मैंने वो तो सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं, है ना, लेकिन आपका इतना टाइम भी नहीं कि पूरा पढ़ के जाओ। तो आप क्या करना, जो जो पढ़ रहे हो उसको एक लिस्ट बना लेना। एग्जाम के पहले ऐसा हो कि आप किसी टॉपिक को आपने पढ़ लिया, फिर उसको किसी और फैकल्टी से दूसरे से पढ़ लिया, पढ़ा आपने एक ही चीज है ना, पढ़ा आपने एक ही चीज है, लेकिन किसी एक फैकल्टी से पढ़ा तो उनने ऐसा बताया, किसी और फैकल्टी से पढ़ा तो उनने ऐसा बताया, आप दोनों दोनों को याद कर रहे हो, है एक ही चीज। तो लिस्ट डाउन करते जाना कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, और उन पे प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करते रहना। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हो गई कि भाई अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो कैसे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अमर ज्योति प्राइम का लिंक है। अगर आपको रिवीजन बूस्टर वाला कोर्स चाहिए हो तो देख सकते हो। एमपीपीसीएल का मैंने कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया अभी तक, लेकिन हाँ अगर किसी को करना है तो वो संकल्प बेस्ट जो भी चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकता है। उसमें लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डिंग है ना। हालांकि मुझे लगता है कि 90 डेज में वो कर भी पाएंगे, वो बहुत ज्यादा मैंने पढ़ाया है वहाँ पे। बट हाँ लगता है कि मुझे कोई टॉपिक बस पढ़ना है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तो वहां से वो देख सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।